Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will start with the Mendelian genetics. Now first we will discuss about the Mendel's contribution, life of the Mendel and Mendel's work. Okay, so ये इस लेक्चर में हम प्योरली मेंडल के बारे में बात करेंगे. नाउ ग्रिगर जॉन मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने ही जेनेटिक्स की फाउंडेशन लेड की थी. ओके, और ये पता लगाया था कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, उनको मेंडल के अकॉर्डिंग उन्होंने उस समय उसको नाम दिया था फैक्टर, बट लेटर फिर बाद में रिसर्च में उसको जीन नाम दिया गया. ओके, सो ग्रिगर जॉन मेंडल ही वॉज बॉर्न इन 1822 से लेके 1884 is the death year of Gregor John Mendel, and he performed one of his classic scientific experiments on the inheritance during the mid 19th century. Now ये बात है मिड 19th सेंचुरी की. ओके, जब जो ग्रिगर जॉन मेंडल थे ही कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी, जिसको कि हम साइंटिफिकली बोलते हैं पाइसम सटाइवम में इन्होंने इसको इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए फॉर 7 ईयर्स तक वो इस पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, रिसर्च करते रहे, जस्ट टू फाइंड आउट द फ्यू थिंग्स. ओके, कुछ चीज़ें उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के बाद एनालाइज की, जिसको इन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. क्योंकि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए पी प्लांट पे, गार्डन पी पे, तो उनको कुछ फाइंडिंग्स मिली और उस बेसिस पे उन्होंने लॉज दिए जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो टिल 7 ईयर्स ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स. ओके, 1856 से लेके 1863 तक वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए एंड फाइनली ही proposed law of inheritance. और उसी समय ही हैज़ ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक भी अप्लाई हुआ था बायोलॉजी में. बिकॉज अगर हम पहले की बात करें तो ये साइंटिस्ट को और जो साइंटिस्ट थे उनको ये बात नहीं समझ में आई कि मैथ्स का बायोलॉजी में क्या काम. पर उस समय उन्होंने अपनी बातों को समझाने के लिए जो डिफरेंट उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, क्रॉसेस किए, उसके लिए उन्होंने कुछ मैथमेटिकल लॉजिक भी यूज़ किए. सो ही परफॉर्म्ड केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स एंड इंटरप्रेटेड quantitative data applying mathematical concepts to biology. Now the work of he was an Austrian monk. ओके, वो जो थे मॉन्क माने होता है जो पादरी होते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे. एंड ही वॉज बॉर्न इन क्रेच रिपब्लिक में ही वॉज बॉर्न एंड ही स्टडीड टू बी अ प्रीस्ट, क्योंकि इनके फादर जो थे वो प्रीस्ट थे एक्चुअली. ओके, वो पादरी थे, तो वो भी ही ऑल्सो स्टडीड टू बी अ प्रीस्ट एंड ही स्पेंड सेवरल ईयर्स स्टडिंग साइंस एंड मैथ्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेना. ये कुछ इन्फॉर्मेशन है उनकी हिस्ट्री के बारे में. देन ही स्पेंड 14 years of his life working in the local monastery and teaching high school. Then at the monastery, Mendel was in charge of gardening and spent most of his time tending to and studying the plant around him. अब क्या हुआ कि जब वो वर्क करते थे एक मोनास्ट्री में, तो वहाँ पे पीछे एक गार्डन था, बहुत बड़ा था. ओके, तो वो साथ ही साथ क्योंकि ही वॉज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, तो वो अपना जो था रिसर्च वर्क या बहुत सारा अपना टाइम जो था वो गार्डनिंग में भी स्पेंड करते थे और वहाँ पे जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके बारे में स्टडी करते थे. ओके, और तभी उन्होंने जो है गार्डन पी में वहीं पे एक्सपेरिमेंट किए. ओके, और उन्होंने जो देखा मेन जो गार्डन पी में एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही ऑब्जर्व 7 ट्रेड्स, 7 उन्होंने कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए गार्डन पी में दैट आर ईजिली रिकग्नाइज्ड एंड अपेरेंटली ओनली अकर इन 1 or 2 फॉर्म. और ये जो कैरेक्टर्स थे 7 कैरेक्टर्स जिनको उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोला, मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग माने कंपेयर, उन्हें कंपैरिजन था इसमें,
ठीक है, मीन्स दो तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने देखे और उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को फाइनली जो था उसके बारे में बताया कि ये 7 ट्रेड्स जो हैं जो कि पी प्लांट में जो है ईज़िली रिकॉग्नाइज्ड हो सकते हैं और उसके बेसिस पे हम जो है डिफरेंट लॉज को हम प्रूव कर सकते हैं जो कि उन्होंने दिए और उसी बेसिस पे उन्होंने लॉज भी दिए थे। ओके, तो वो कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स थे, जैसे कि फ्लावर कलर जो था वो पर्पल या फिर वाइट, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड हुआ। ठीक है, पर्पल या वाइट। सीड कलर में येलो और ग्रीन। फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल। पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। स्टेम लेंथ लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। पॉड का कलर येलो और ग्रीन। देन सीड शेप इज़ राउंड और रिंकल्ड। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर उन्होंने पी प्लांट में स्टडी किए। नाउ यू कैन सी ये डायग्रामेटिकली आप इनको समझ सकते हो। जो राउंड, जैसे अगर हम सीड शेप की बात करें तो राउंड और रिंकल्ड उन्होंने 2 ट्रेड्स बताए, जिसमें से राउंड जो था वो डोमिनेंट ट्रेड था और रेसेसिव जो था वो रिंकल ट्रेड था। इसी तरह उन्होंने जितने भी ट्रेड्स दिए उसमें से एक डोमिनेंट ट्रेड था और एक रेसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट का मीनिंग आप ऑलरेडी समझ चुके हो, जो रेसेसिव ट्रेड को मास्क कर देता है, जो ढक देता है। ओके, वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। इसी तरह सीड में आप देख सकते हो, फ्लावर में आप देख सकते हो वॉयलेट एंड वाइट। ओके, देन पॉड शेप। तो ये 7 पेयर्स थे जिसमें से डोमिनेंट कैरेक्टर जो हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो आपका राउंड सीड शेप, येलो सीड कलर, वॉयलेट फ्लावर कलर, इन्फ्लेटेड पॉड शेप, ग्रीन पॉड कलर, एक्सियल फ्लावर पोजीशन एंड टॉल स्टेम हाइट, ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर थे। और जो नेक्स्ट आप देख रहे हो दे वर द रेसेसिव कैरेक्टर। ओके, उसकी ये कैरेक्टर स्टडी करने के बाद इन्होंने जो थे अब इनको इन कैरेक्टर्स के हेल्प से इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, पी प्लांट को ग्रो किया, ग्रो करके उन्होंने हर जनरेशन में ऑब्ज़र्व किया कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ बातें जो कहीं उसको हम एज अ समरी ऑफ मंडल एक्सपेरिमेंट्स पढ़ सकते हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। पहली बात तो उन्होंने बोला जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, दे आर द फैक्टर्स। क्योंकि उस समय जीन वर्ड नहीं आया था, प्लीज़ मेक इट क्लियर। उस समय उन्होंने उस वर्ड को क्या नाम दिया, फैक्टर नाम दिया। ओके, और उन्होंने साथ में ये भी बताया ये जो फैक्टर्स होते हैं जिसको कि अब हम जीन के नाम से जानते हैं, ये किस में कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये पेयर्स में, जो कि अभी हमने बात की थी एलील्स। ओके, ईच मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। ड्यूरिंग क्रॉस फर्टिलाइजेशन ईच पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट वन ऑफ इट्स एलील। ओके, तो ये इन्होंने पहली बात कही। पहली बात क्या कही कि कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, फैक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरा, जो फैक्टर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स, जिसको उन्होंने एलील नाम दिया। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, मींस जब गैमीट्स बनते हैं और फिर वो गैमीट्स जब फर्टिलाइज होंगे तो उन गैमीट्स में एक एक एलील जो है वो चला जाता है। वन फैक्टर और एलील मास्क द इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अनदर। और उन्होंने और क्या बोला, साथ में ये भी बोला कि एक जो फैक्टर है या फिर एलील हम बोल सकते हैं वो दूसरे एलील के कैरेक्टर को ढक भी सकता है। ओके, उसको वो कवर कर सकता है। मींस अब वो कवर जो करेगा वो कौन सा होगा, इसका मतलब कौन सा कैरेक्टर अपीयर होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर को कवर कर सकता है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये भी बात कही। एंड अपर केस लेटर इंडिकेट डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील इज इंडिकेट बाय लोअर केस लेटर। इसका मतलब क्या है कि जो डोमिनेंट होगा कैरेक्टर, जो डोमिनेंट एलील है उसको कैपिटल लेटर से शो करेंगे और जो रेसेसिव होगा उसको स्मॉल लेटर से शो करेंगे। A pair of factors or alleles separate and segregate during the formation of sex cells। और उन्होंने साथ में ये भी बात कही जब गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, उस समय जो एलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं।
ठीक है, पेरेंट्स से वो गैमीट्स फॉर्मेशन के समय एलील सेपरेट हो जाते हैं और जो गैमीट्स बनेंगे एक ही उसमें एलील जाएगा, जिसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही होता है कि ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द एलील्स दे सेपरेट एंड वन गैमीट गेट्स वन एलील ओनली। ओके, so sex cells must contain only one member of the pair of factor or alleles। इस बात को सपोर्ट करते हैं। Now Mendel was very fortunate in his selection of a species and traits to examine because these traits displayed a dominance that is not always found in most organisms। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जब किए और फाइनली उन्होंने ये समरी, ये अपने फाइंडिंग्स के फॉर्म में समराइज़ किया कि ऐसा होता है आफ्टर स्टडिंग द पी प्लांट। पर कुछ चीज़ें थीं जो कि उनके लॉज़ के अगेंस्ट भी थी, जिसके बारे में पढ़ेंगे। या तो हम ये कह सकते हैं उनका लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो उन्होंने दिया था वो पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ प्लांट्स में देखा गया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कम्प्लीटली कवर नहीं कर रहा है रिसेसिव कैरेक्टर को, बल्कि दोनों का मिक्स होकर एक नया कैरेक्टर बन जा रहा है, जिसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा प्लांट था, उसमें उन्होंने ये देखा था। ओके, नाउ आफ्टर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट ही हैज़ गिवन द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस 3 थे, दैट इज़ द फर्स्ट इज़ योर लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होता है F1 जनरेशन में। सेकेंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसने कहा कि ईच पेयर ऑफ एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। थर्ड था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें ये कहा गया पेयर ऑफ जीन्स सेग्रीगेट इनटू गैमीट्स रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली। मींस कि जो पेयर्स जो हैं, जो एलील सेपरेट होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, वो एक का एक्सप्रेशन जो है वो दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं करता है। सब इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगे, अपना कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे, दूसरे को वो कवर नहीं करेंगे या दूसरे पे अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इन लॉज के बारे में हम आगे के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंडल्स वर्क, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, समरी ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी।